संध्या के बज चुके हैं 7 और हम उपस्थित हैं आज फिर अपने नए साथियों के साथ, नए विषय के साथ, नए पैनलिस्ट के साथ। सबसे पहला ये आपसे अपील है, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सबसे पहला काम आप ये जो कार्यक्रम है उसको अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। जो आप फेसबुक जहाँ से आप देख रहे हैं अपने टाइमलाइन पर शेयर कीजिए। फिर वहाँ और एक या दो ऑप्शन और भी आता है कि आप इसको किसी ग्रुप में भी डाल सकते हैं, फेसबुक के ग्रुप में भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको वहां पोस्ट करिए। जहां तक संभव है आप इसको लगातार पोस्ट करने का प्रयास करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये बातें लोग समझाया जा सके। तो हम शुरू करते हैं अभी का कार्यक्रम, और हम हमारे जो साथी हैं जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे हम वार्तालाप करेंगे और आपसे उनको रूबरू कराएंगे क्या चल रहा है देश में। सबसे पहले हम आपके सामने विषय स्क्रीन को ला रहे हैं। जो विषय है ये आज का विषय है, आप देखिए। मूल निवासी बहुजन आंदोलन आज कहाँ खड़ा है। मूल निवासी बहुजन आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, ये आज का विषय है। मूल निवासी बहुजन आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। और हम अभी जो पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो अभी जो हम सिलसिला चला रहे हैं वो ये चला रहे हैं कि अलग अलग जिला से, बिहार से भी और झारखंड से भी, हमने बिहार के कटिहार को लिया, फिर बोकारो, फिर धनबाद, फिर अभी जमशेदपुर, कल, और आज हम झारखंड के एक लातेहार जिला से हम लोगों से मिलेंगे, अपने साथियों से मिलेंगे, जो विद्वान साथी जो समाज से जुड़े हुए हैं। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। वो आपका आएगा, वो ऑनलाइन में आएगा। हाँ, तो ये जो मसला है, ये हम कोशिश करेंगे कि लोगों को ये समझाने का कि कैसे हम सर आपका आवाज हम लोग तो नहीं पहुंच पा रही है सर। कहाँ खड़ी है, आवाज नहीं आ रही। तो हम शुरू करते हैं, हम परिचर्चा शुरू करते हैं। हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, करमलाल उरांव जी जुड़े हुए हैं, जो लातेहार से हैं, और पीपीआई रा- से, पीपीआई लातेहार बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, करमलाल उरांव जी हैं। दूसरे हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार जी ये भी लातेहार झारखंड से जुड़े हुए हैं। और तीसरे जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं वो है दीपक यादव जी, हमारे साथ मूल निवासी दीपक यादव जी जुड़े हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं लातेहार के। हम इनसे सभी से बात करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं, कमलाल उरांव जी के पास चलते हैं, हम उनसे वार्तालाप करते हैं और शुरू करते हैं, परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कमलाल उरांव जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अभी? जी। सर आपका आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज का नहीं जा रहा। तो हम शुरू करते हैं चर्चा को, और प्रदीप जी से ही शुरू करते हैं हम चर्चा को। उन तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रदीप जी, आप बताइए कि जो अभी जो पूरा देश में आप देख रहे हैं जो माहौल है, जिस तरह से मूल निवासी आंदोलन बढ़ रहा है, बाबा साहब के बाद, फुले साहब के बाद संविधान लागू हुआ, आज इसको आप कहाँ देखते हैं? जी प्रदीप जी। जी।
MBN न्यूज नेटवर्क को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे देश के ज्वलंत मुद्दे के बारे में आज ऐसे बात करने के लिए आमंत्रित किया गया है। जितने भी सुन रहे हैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी। आज जी। सर आवाज पहुंच रही है मेरी से? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। सर एक बार क्वेश्चन और सर दोहराते, सर आपका आवाज ठीक से नहीं सुन पाया था। हाँ, प्रश्न ये है कि आपको क्या लग रहा है देश में चल क्या रहा है? जी। हमारे देश में बाबा साहब का मूवमेंट तो चल रहा है और हमारे मूल निवासी बहुजन लोग इसे बहुत अच्छी तरह से अपने अंदाज से, अपने जितने भी जानकार हैं, जितने भी सोच समझ है, वो अपने समझ से लोगों तक पहुंचाने के लिए है, से पहुंचने के लिए और पहुंचाने के लिए प्रेरित है, तत्पर है। हमारे समाज में देखा गया है कि हम अपने समाज, अपने घर में ही अपने इतिहास के बारे में है से जानकार नहीं है, यानी कि हमें बताने वाले नहीं है। जब हम अपने घर में अपने समाज, अपने पूर्वज, अपने बाप दादा के इतिहास हम नहीं जान पा रहे हैं, तो बाबा साहब के बारे में जानना हमारे समाज के लोगों के लिए बहुत ही एक प्रकार से कठिनाई महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे समाज में पढ़े लिखे लोगों की तादाद है तो बढ़ रही है, तादाद तो बढ़ रही है, लेकिन वे लोग बाबा साहब के मूवमेंट से अनभिज्ञ हैं। अब अनभिज्ञ होने के कारण हमारा समाज दूसरे यानी कि मनवादियों के चंगुल में जो पहले से फंसा हुआ था, उसी के पीछे चलने के लिए प्रेरित। और हमारा समाज, हमारा प्रदेश अभी इसी तरह से देखा जाए तो मनवादियों के पीछे ही लगी हुई है। अभी हम लोग जब कामसेव के संगठन से जुड़े और जितने भी हमारे देश में संगठन चल रहे हैं, उन संगठनों से प्रेरित होकर हम सभी बाबा साहब के बातों को, बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए है तत्पर है। और जी यही जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। आपने धीरे धीरे बोला लेकिन बड़ा मतलब सटीक बात आपने रखी। हाँ, मतलब पढ़े लिखे लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का मूवमेंट जो है वो नहीं समझ रहे हैं लोग। चलिए ठीक, बहुत 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 आभार। फिर हम दूसरे सवाल के साथ आपके पास आएंगे। हम आ रहे हैं अभी दीपक जी के पास। दीपक जी आप बताइए, कुछ तो प्रदीप जी ने आधार रख दिया, बीज बो दिया कि भाई जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ नहीं रहे, बाबा साहब का मूवमेंट नहीं समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लगे हुए हैं। जी दीपक जी आपको क्या लगता है, बताइए। जी हाँ सर, सभी को पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। जी जय मूल निवासी। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम
महापुरुषों को सत सत नमन। जी। साथ ही साथ मैं सर धन्यवाद देना चाहता हूँ एमबीएन न्यूज नेटवर्क को, जिसके माध्यम से आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है। और मैं बताना चाहता हूँ सर कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, जो भी समझ पा रहे हैं तो अपना ये दादा पुरखों के, क्योंकि शिक्षा का कमी है सर। हमारे समाज में सबसे बड़ी शिक्षा की कमी की वजह से लोग हमारे तमाम पुरुषों के जीवनी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो हमारे दादा परदादा जो झेलते आए हुए हैं। कहा जाए तो शाक्य वंश के राजकुमार जो गौतम सिद्धार्थ हैं, उनसे लेके हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर हुए, फुले साहब हुए, साहू जी महाराज हुए, जितना के जीवनी है जो संघर्ष किए हमारे देश को परिवर्तन लाने के लिए, वे लोगों को शिक्षा की जरूरत है। शिक्षित होंगे, हमारे महापुरुषों की जीवनी पढ़ेंगे तो लोगों को ये पता चलेगा कि कितने सारे कष्ट झेल के हमारे समाज को आज यहाँ तक लाए हैं। तभी वो एक दूसरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और शिक्षा है सर, शिक्षा से ही सब कुछ मिलता है। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि जीवनी को पढ़ना, जो भी हमारे महापुरुषों लोग हैं उनके जीवनी के पढ़ने से ही हमारे आगे की जो पीढ़ी है वो मजबूत होगी। और जीवनी को पढ़ने से ये लड़ाई सर आज की नहीं है। एकला एक राजकुमार, उससे पहले से भी चर्चा चल रही थी, पर बात करते हैं हम गौतम सिद्धार्थ की, तो वहां से एक एकला राजकुमार अपने सर पे सारी सुख सुविधा होते हुए भी घर त्याग दिए, एक बैराही का रास्ता पकड़ लिए, क्योंकि वो सत्य और तमाम लोगों की खुशियां चाहते थे। अपने समाज में देखें तो लोग बिखरे हुए हैं, कोई गरीब है तो दरिद्रता है, तो किसी के साथ में अपना दुख से है, तरह तरह के बीमारियों से ग्रसित है। उनका वो खोज के समझ में रहा कि ये ऐसा क्यों है, समाज में असमानता क्यों है। समानता को लाने के लिए अपना घर त्याग किए और एक जी तो हमारी आंदोलन है वो चरम सीमा पे है, ये तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ इतना तो कर सकते हैं जितना जो पहले के तमाम पुरुष थे उनसे जो प्रेरणा मिली और धीरे धीरे जो विकास होते आ रहा है, पहले का अपेक्षा 1 से 3 हुए, 3 से 9 हुए, इस तरह से होते होते आज हमारी सत्ता सर कहीं और आ चुकी है। और लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या है, कैसे हमारी समाज को आगे लाना है, ये बातों को समझ रहे हैं। तो सर मैं मानता हूं कि शिक्षा पहले जरूरी है हमारी समाज को, जो भी पिछले वर्ग है, क्योंकि वो तो सर लोग की कहावत है ना सर कि जो सुबह 2 बजे जगता है उसे दिन उसका अच्छा जाता है, या 4 बजे जगता है उसे अच्छा जाता है। अच्छा जाता नहीं सर, वो और लोगों से 2 घंटा 3 घंटा ज्यादा जिंदगी जीता है, ज्यादा सोचने को टाइम मिलता है। तो सर हमारे साथ यही हुआ, जो हमारे जो लोग थे पीछे से शिक्षित होते आ रहे हैं, पूंजीपति पीछे से होते आ रहे हैं, तो सर जाहिर सी बात है कि शिक्षा धीरे धीरे हमारे पे पनपेगी। एक वर्ग तो अचानक हो नहीं सकता, क्योंकि जो हमारे वर्ग को सताए जा रहे हैं, समाज की बात करते हैं, एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी क्लास के जो भी है वर्ग के हैं, तो उनको जो सता रहे हैं सर, तो वो लोग पहले से लोग शिक्षित हैं, समझदार हैं और संगठित हैं। और इसका वजह है हम लोग सर अलग अलग हो जा रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का कमी है। सबों में शिक्षा अगर जागरूकता आएगी, समझ आएगा कि हमारे जो भी महापुरुष थे कैसे दुनिया गुजारे हैं, कैसे कष्ट झेल के आज हमारे इस सत्ता पे लेवल पे लाए हैं, इस बात को यदि लोगों में समझ आ जाएगी तो खुद ब खुद वो सब संगठित हो जाएंगे। और जिस दिन संगठित होंगे हमारे देश की सत्ता बदलेगी। लोग हमारे 85 हैं तो 85 के लेवल में रहेंगे। लोग नजरें चुराएंगे, नजरें चुरा के भी कहीं बच नहीं पाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीपक जी, अभी हम और एक और सवाल हम करेंगे, सेकंड फेज में हम आपसे बात करेंगे कि जैसे शिक्षा की बात आई, फूले साहब ने भी माना कि भाई शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा को उन्होंने मेन कारण माना। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हम आपसे नेक्स्ट में हम सवाल आपका छोड़ रहे हैं कि कबीर की अगर बात करें हम, तो कबीर साहब कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन उन्होंने आंदोलन चलाया। फूले साहब भी उसके समय भी उतना नहीं था, बाबा साहब के समय भी लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बाबा साहब का लोगों ने साथ दिया।
तो ये भी एक बात है कि लोग एजुकेशन, जो एकेडमिक एजुकेशन होता है, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं, इंटर करते हैं, मैट्रिक करते हैं, ये एक अलग फेज है। लेकिन जो समाज में जो घट रहा है, मान लीजिए कि कोई आप ऐसे कल्पना करके देखिए कि मतलब एक साधारण आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसको जाति व्यवस्था को बारे में पता है, तो क्या वो विद्रोह क्यों नहीं कर रहा है? इस पर हम आगे आपसे सवाल लेंगे, आप यही छोड़ते हैं। हम अभी चलते हैं करमलाल जी के पास। करमलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, और हम उनसे बात करने का कोशिश करेंगे। करमलाल जी, आप हमें बताइए, माइक को अनम्यूट करिए और आप बताइए कि आप पूरे झारखंड के जी जी पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को देख रहे हैं पूरे स्टेट लेवल पर, क्या लग रहा है आपको? जी क्या करमलाल सर, जी। क्वेश्चन ऊपर? हाँ, मतलब ये जो मूल निवासी बहुजन समाज जो है आज का जो विषय है, आज जो हमने जो विषय लगाया है, उस पर उस पर आपको क्या लग रहा है, कहाँ है हमारा समाज? जी सर, सबसे पहले मैं एमबीएन न्यूज नेटवर्क के सभी सदस्यों को जी एवं जो सुन रहे हैं हमारे श्रोतागण सभी को जय भीम, जय मूल निवासी। और हमारे फुले अम्बेडकर विचारधारा को आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले सभी साथियों को भी जय भीम, जय मूल निवासी। सबसे पहले बहुजन आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, तो हम लोग के सबसे पहले पता करना है कि बहुजन आंदोलन शुरू कब हुआ, हाँ हमें शुरू कैसे करना पड़ा। हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी हैं। उस समय हम लोग सुखी संपन्न से थे। हमारे सभ्यता पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर हमारी सभ्यता को तहस नहस कर दिया और अपनी शासन व्यवस्था थोप दिया और हमें शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से बेदखल कर दिया। जी उस समय से हम लोग बहुजन आंदोलन को शुरू किए हुए हैं। और हमारे बहुजन आंदोलन के जनक तथागत गौतम बुद्ध हैं, जिनके अथक प्रयास से मैंने एक क्रांति आई। उसी क्रांति का परिणाम स्वरूप हुआ कि भारत को स्वर्ण युग कहा गया, सोने की चिड़िया कहा गया। हमारा मौर्य साम्राज्य साम्राज्य जैसे अशोक हैं, अशोक ने पूरे भारत में एक स्वशासन की व्यवस्था किया और वैसा शासन, स्वर्णयुगीन शासन पूरे विश्व में नहीं है जहां दया की भावना ज्यादा हो और सभी जीव जंतु को भी मान की ध्यान दिया गया हो। अब उसके बाद धीरे धीरे प्रतिक्रांति विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा होता गया और अंततः हमारा मौर्य सम्राट गिरिदत्त की हत्या कर शुंग वंश का शासन हुआ। शुंग वंश ही रामायण काल है, ऐसा हम लोग इतिहास से हमको पता चलता है। और उसमें हम लोग के इतना माना कि प्रतिक्रांति हुआ कि हमारे सभी अधिकार छीन गया। सभी अधिकार छीन जाने के बाद हम लोग मैंने अछूत अछूत की श्रेणी में हम लोग को बांट दिया। सबसे नीचे वर्ण में बांटा, 4 वर्ण में हम लोग सबसे निचले वर्ग में थे और अपना अधिकार रख लिए ब्राह्मण लोग। उसके बाद में क्षत्रिय, वैश्य, इस प्रकार के माना के बांटा गया अपनी सुविधा के अनुसार। फिर इस क्रांति को भी हमारे धीरे धीरे क्रांति को बढ़ाया। जैसे शंभुक उस जमाने में थे, रामायण में भी दिखाता है कि शंभुक के शूद्रों को पढ़ाने शिक्षा देने के कारण उनकी हत्या हुई। इस प्रकार हमारी बलिदान की कड़ी चलते रही और चलते चलते फिर मुगल काल आया। मुगल काल में भी मुगल लोग भी माने कि ब्राह्मणों के ही साथ में थे, हम लोग को कर्ष किया गया।
उस जमाने में भी जो अधिकार ब्राह्मणों का था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया, हम लोग के जो अधिकार छीन लिए गया उसको नहीं मिला। इसके बाद में अंग्रेजों का शासन आया, अंग्रेज दयालु थे, उन्होंने हमको कुछ अधिकार दिया और हमारे महापुरुष उस समय भी मैंने अपना क्रांति को आगे बढ़ाया, जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज। लेकिन क्रांति के होते होते प्रतिक्रांति भी होती है, इसका इतिहास है। बीच में फूले का क्रांति रुक गया और फिर उसको बाबा साहब ने आगे बढ़ाया। बाबा साहब के आगे बढ़ाने के बाद में फिर बीच में बाबा साहब के चले जाने, उनकी परिनिर्वाण होने के बाद हमारा आंदोलन रुक गया कुछ दिनों के लिए। फिर वह आंदोलन धीरे धीरे दीना भाना के खापड़े माननीय काशीराम के माध्यम से हमारा आंदोलन शुरू हुआ और हमारा उसी का आंदोलन का परिणाम हुआ कि जब हमारे बहुजन मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, बिहार में बने, अभी झारखंड में भी है। लेकिन फिर यहाँ भी धीरे धीरे प्रतिक्रांति हुआ और जो बाबा साहब के मिशन था, जो काशीराम के मिशन था, वो माना कि कड़ी उसका टूट गया और अभी ऐसा हो गया है कि जो बाबा साहब का लोकतांत्रिक व्यवस्था था वो धीरे धीरे चरमरा गया है। अभी भारत में आजादी से अब तक एक भी ऐसा पार्टी नहीं है जो लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर पार्टी लोकतांत्रिक रहेगा ही नहीं तो हमारा बहुजन आंदोलन आगे कैसे बढ़ेगा। 2018 के बाद में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण हुआ, जो पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इसमें सभी को समान भागीदारी है, समान जिम्मेवारी है। इसमें सुप्रीमोवाद का कोई नामो निशान नहीं है और बाकी पार्टी में सुप्रीमोवाद भरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ तानाशाही उत्पन्न हो जाता है और तानाशाही और राजतंत्र ज्यादा अंतर नहीं है। पार्टियां निजी आदमियों के निजी संपत्ति बन गया है और अधिकांश देखने को मिलता है कि पार्टियां को हड़पने के लिए पार्टी के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, बिहार में भी हमारे नीतीश और लालू एक ही दल से थे और अपनी माने कि संपत्ति बचाने के लिए, माने अपनी संपत्ति लूटने के लिए हमारे वहाँ नीतीश और लालू दो भाग में हो गए। झारखंड में भी वही बात है जी। शिबू सोरेन, सुरेश महतो, स्टीफन मरांडी एक ही मंच के लोग थे जी। लेकिन अपनी सत्ता या अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए ये तीनों अलग अलग हो गए। अलग अलग हो जाने से जो हमारा लक्ष्य था बहुजन आंदोलन वो पीछे छूट गया जी। और अभी हम लोग फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत ही थोड़े समय में हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यह हमारा पूर्ण विश्वास है जी। एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं जी सर। अभी एक सवाल आपसे हम फिर पूछ रहे हैं हाँ, कि मुख्यमंत्री हमारा है ना, अभी झारखंड की बात कर रहे हैं हम, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, रोजगार क्यों नहीं सृजन हो रहा है जी करमलाल जी। सर कल्याण नहीं होने का कारण है हमारा मुख्यमंत्री हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज का है, लेकिन उसका जो नींव है वो ब्राह्मणवाद पे टिका हुआ है। अब जब ब्राह्मणवाद के टिका हुआ है
नहीं मतलब ब्राह्मणवाद मतलब क्या बता रहे हैं करमलाल जी? ब्राह्मणवाद मतलब क्या बता रहे हैं? वोट तो उनको शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने दिया, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने दिया, ओबीसी के लोगों ने दिया, जनरल लोगों ने दिया, लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, फिर उनको डर क्यों है? जी करमलाल जी। सर मैंने फिर क्वेश्चन कीजिए सर। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा मुख्यमंत्री है तो हमारा ही अपना ना। जी सर। लेकिन उनको शेड्यूल ट्राइब ने, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी ने वोट दिया, हमारी 85% जनसंख्या है, उन्होंने वोट दिया, फिर वो जी डर सर। क्यों रहे? क्यों ब्राह्मणवाद से उनको डर है, ये बताइए हमको। सर बात ऐसी है, जहां सुप्रीमोवाद होता है, सुप्रीमोवाद में योग्यता के अनुसार आदमी को पद नहीं मिलता है, वो वंशवाद के अनुसार उसको पद मिलता है। जिस कारण माने कि मान ली कि हमारे शिबू सोरेन जितना तेज थे, जितना लड़ाकू थे, उस हिसाब से उसके साथी को अनुभव ज्यादा था, उनके जो साथी थे उनका अनुभव ज्यादा था, लेकिन अनुभव आदमी को न माने के प्रभार देकर, कमान न देकर और एकाएक उनके वंशज को, बेटे को मिल जाने से कुछ जो अनुभवशील आदमी थे उनका सदुपयोग जमीन नहीं कर पाया। अच्छा। और नहीं कर पाया इस कारण कि माना कि हम लोग का जो उनका क्रांति था, बहुजन क्रांति था, सभी को समान रूप से माने के अधिकार दिलाने का, वो नहीं दे पाया। और उसमें अपनी कमियां के कारण हमारे समाज के एक भी आदमी उसमें नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं जो क्या चारपाई, चारपाई के चार पाया होता है, जिसमें जो टिका हुआ रहता है, अब उस पावा पिलर में, चारों पिलर में एक भी हमारा आदमी नहीं है, तो हमारा कल्याण कहाँ से होगा? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका करमलाल जी। यही सवाल जी हम सर। प्रदीप जी से हम पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी आप बताइए, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक अखबार में पढ़ा कि भाई अच्छा। एक एक चौबे जी को बना दिया उन्होंने सचिव। मतलब क्या, मतलब हमारे लोग नहीं है क्या? हमारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब में, शेड्यूल कास्ट में, ओबीसी में है। हाँ, तो फिर उन्होंने उनको क्यों बनाया? मतलब हायर अथॉरिटी में उनको क्यों रखा? क्या वो हमारा कल्याण करेंगे क्या? आज तक उन्होंने नहीं किया हमारा कल्याण, इतिहास है, फिर उनको क्यों बनाया उन्होंने? आपका इसमें क्या राय है? जी जी। हमारे समाज सदियों से हम्म मनुवादियों के पिछलगू बन के रहा है। हम्म पिछलगू रहने के कारण और हमारा समाज में एक से एक बुद्धिजीवी, योद्धा, लड़ाकू व्यक्ति रहते हुए भी एक मनुवाद, ब्राह्मणवाद से संबंधित चौबे, दुबे, हाँ मिश्रा जी को ही रखा जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा मेरे समझ में आता है कि ये लोग जी अपने वंशवाद के कारण सत्ता में तो आ जाते हैं। सत्ता में आने के कारण वे लोग अपनी सत्ता को बनाए रखने के कारण, लोग ऐसे मनुवाद होने के कारण वे समझते हैं कि कुछ ऐसे उनके पूजा पाठ, उनके द्वारा जो कर्म कांड, वो भी हमारे ऊपर असर करे, वो भी असर करता है। इस वास्ते ऐसे उन लोगों को रखा जाता है। और दूसरी बात हमें समझ में ये आती है कि हम मूल निवासी, हम जितने भी बहुजन संगठन कार्यकर्ता हैं, संगठन के आंदोलनकारी कार्यकर्ता हैं,
उन सबों को तो समझ में आता है कि हम 85 हैं। 85 के अंतर्गत कौन कौन से लोग हैं, सत्ता में जो बैठे हैं उन्हें शायद ये बात समझ में नहीं आती होगी, इसलिए ये लोग ऐसे अपने लोगों को ना रख करके दूसरे लोगों को, ब्राह्मण क्षत्रिय, जो उच्च अपने आप को उच्च कुल वर्ण श्रेष्ठ समझते हैं, उन लोगों को रखते हैं। मुझे समझ में तो यही आती है सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हम मतलब यूपी में भी हम देखते हैं, तो यूपी में भी मतलब मिश्रा जी को रखे हुए हैं। हाँ, इतने इतने हमारे लोग हैं, क्यों पता नहीं क्यों हमारा वोट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, हम ज्यादा संख्या में हैं, आपको अपना नेता मानते हैं, फिर डर काहे का? बड़ा एक अजब सवाल है। हम आते हैं दीपक जी के पास। थोड़ा दीपक जी से बात कर लेते हैं, वो एजुकेशन पर बात कर रहे थे, तो हम दीपक जी से जानना चाहेंगे। जी, एक तो मैंने आपके सामने पहले ही सवाल रखा है दीपक जी, तो आप बताइए क्या लगता है आपको? जी सर। जी, जो शिक्षा है, बिना एजुकेशन का भी हमारे महापुरुषों ने चलाया। जैसे हम अगर संत रैदास की बात करें तो उन्होंने भी भजन कीर्तन के माध्यम से मूवमेंट चलाया, लोगों को जागृत किया। शिक्षा है जरूरी, आज के डेट में होना भी चाहिए, लेकिन एक सामाजिक जो आंदोलन होता है, समाज की जो समझ होती है, एक मैंने हम बुजुर्ग से अगर बात करें कभी, तो वो भी बताता है कि नहीं, हमने झेला ही ये दंश, मतलब जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति व्यवस्था है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अखिलेश यादव जी जब उनको जब क्वार्टर खाली हुआ, आप सुने होंगे, तो योगी जी जो धुलवाए उसको, मतलब उनका जो सरकारी क्वार्टर था उसको धुलवाए गंगा जल से, दूध से। हाँ, बोले कि, और उसको अपने भाषण में उन्होंने कहा कि मतलब भैंस चराने वाला कैसे मत, तो ये तो झेल रहे हैं लोग। तो फिर ये जाति व्यवस्था को क्यों नहीं लोग विद्रोह कर रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? जी दीपक जी, आपसे सवाल है। सर, समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो तो सर, शिक्षा से मेरा मतलब ये नहीं जो पढ़ लिख ले वो शिक्षित। सर, मेरा शिक्षा मतलब है जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, जो हमारी जो स्थिति है उसे पता है, तो सर वो तो लड़ाई करेगा ही, सामने आएगा ही, क्योंकि उसे अपना पूर्वजों से साथ में कैसा क्या हुआ वो तो उसे पता है, तो सामने खुलकर लड़ाई के मैदान में आएगा, आंदोलन तो करेगा सर। पर अभी के जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, हाँ, जी न्यू जनरेशन के लोग हैं सर, उन्हें ना कॉलेज में ना स्कूलों में कहीं उसे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है सर, कहीं बताया नहीं जाता है हमारे पूर्वजों का जीवनी। तो सर वो केवल ऐसे है किसी और का झंडा लेके घूमत रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम इसका झंडा पकड़ेंगे तो हमारी रोजी रोटी चलेगी, 4 दिन का जो भी है इस तरह मेरा ये हो जाएगा। पर उन्हें ये पता ही नहीं कि जिन झंडों को हम पकड़ के चल रहे हैं, वही झंडों के लोग नहीं हमारे इसको पूर्वजों सताया है, राइट, वही लोग हमें दबाए हुए हैं। तो सर जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जैसे हमारी वामसेट में संगठन के जो लोग हैं, वो सबको एकत्रित कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, और उसमें जो भी आदमी आते हैं उभरते हैं, वही हमारी विचारधारा को बात कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं। दूसरी बात समझ रहे हैं सर, जो हमारे पहले जनरेशन के है, जिसमें धक्का खाया है, अपने आप को, अपने पूर्वजों का, अपने पिता को देखा है ऐसा कभी महसूस होते हुए, उन्हें सर ये ऐसा आता है। पर ये सर बात कुछ दिनों की है, भूलते भूलते लोग, आज के जनरेशन लोग भूल चुके हैं। आज के लोग फैशन में और अपने किसी पार्टी को लेकर चलते हैं, उसके चर्चा में रह जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हमारी पार्टी कौन है और कैसे लोग को हमें साथ देना है। अगर न्यू जनरेशन लोग को ये पता चले कि जो हमें सताया है, पहले से जिस तरह से शोषित किया हुआ है, वो पार्टी इनका है, वो इनका इतिहास ऐसा रहा है, कल यदि इनका साथ देते हैं तो इस तरह से रहता है, तो कहीं ना कहीं सर वो लोग, आज के नए युवक लोग ये हुए हैं, भ्रमित हुए हैं। सत्ता हमारी नहीं आ रही है तो इसका भी एक वजह है, शासन व्यवस्था जो ये परिवर्तन नहीं हो रहा, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसका एक वजह है। परिवर्तन जो हो रहा है सर, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपने बताया जो हमारी मुख्यमंत्री हैं दुबे और चौबे जी को रख के अपना ये संभाले हुए हैं, तो उनको लगता है कि दुबे चौबे ही समाज को आगे ले जा सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारे 85 जो हैं, 85% लोग इसमें भी हमारे शिक्षित और समझदार और उनसे अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, जो झंडे की बात कर रहे हैं सर, अलग अलग नेताओं से अपने अपने लोग
गली कुचले से निकलते हैं, समझते हैं अपने आप के नेता हम। दूसरी बात, कोई बिक जाते हैं अपनी, जैसे भी कहीं अपना मताधिकार को बेच देते हैं लोग, उसे आप यूं कह सकते हैं तो जी दीपक जी कर सकते हैं, जैसे किसी आज के युग में मदिरा में बिक जा रहे हैं लोग, मांस में बिक जा रहे हैं, क्योंकि आज की जिंदगी वो सोच रहे हैं। सभी को ऐसा लगता है कि नहीं करता है, तो सभी को ऐसा लगता है कि आज को बेहतर। और सर, यदि पहले के पूर्वज लोग सोचे होते, समझे होते कि आज के दिन को अगर बेहतर करना है, तो हमें सर ऐसा खुली हवाओं पे आज जो सांस ले रहे हैं, किसी के साथ डिबेट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, जो समाज में सबके साथ चल, वजह यह है कि हमारे पूर्वज लोग बलिदान दिए हुए, अपना महत्वपूर्ण घर परिवार को त्यागे हुए। और आज के पीढ़ी लोग को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आज जिंदगी है ये। जी जी जी, बहुत बहुत जी दीपक जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बड़ी बात कही कि हमारे जो पूर्वजों ने बहुत कुछ त्याग किया है। मतलब अगर आप फूले साहब की बात करें, जो बाबा साहब बोलते हैं कि अगर फूले नहीं होते तो बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते। सोचिए, मतलब कितना त्याग और समर्पण से फूले साहब ने अपना आंदोलन चलाया, तो फिर बाबा साहब पैदा हुए और हम आज इस हालात में हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने दीपक जी। और एक आपने जो इम्पोर्टेंट बात की कि हम बैकवर्ड क्लास के लोग, हमको राइट्स नहीं मिल रहा है। हाँ, ओबीसी लगभग 52%, आधी से अधिक आबादी है। जो हाँ चाहेगा अदर बैकवर्ड क्लास वही होगा पूरे देश में, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान 27% रिजर्वेशन मिला, जबकि उसको 52 मिलना चाहिए। एक बड़ा सवाल है, जिसको जितनी जनसंख्या उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग वो नहीं कर रहे। और दूसरा, हमारे लोग भी, जो दीपक जी बता रहे हैं कि भाई दूसरे पार्टी में आप झंडा डो रहे हैं, आपको इतिहास पता होना चाहिए कि हमको आज जो अधिकार मिला वो किन से मिला, किस माध्यम से मिला। बहुत बड़ी बात आपने रखी। लोगों को सोचना चाहिए, इन मुद्दों पर सोचना चाहिए कि हम चुनाव के टाइम में थोड़ी थोड़ी बातों में हम बहक जाते हैं, फिर 5 साल हम उन पर कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपने तो दारू मदिरा जो बात की, पैसा की बात, फिर आप नहीं मांग सकते ना, अपना अधिकार नहीं मांग सकते। तो ये दीपक जी ने बहुत बहुत बड़ी बात करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम फिर चलते हैं, एक बार करमलाल जी के पास चलते हैं, हम अंतिम पड़ाव में हैं। करमलाल जी, आप हमें बताइए, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी सर। हाँ, अब हम अंतिम पड़ाव में हैं, अभी हमारे पास 20 मिनट समय है। क्या करना चाहिए? मुख्यमंत्री हमारे किससे लड़े हम? मतलब क्या अपने ही लोगों से लड़े? हाँ, मतलब क्या हेमंत सोरेन को हटाने के लिए आंदोलन चलाए? मतलब क्या करे, अपना लोग है। लालू यादव अपने लोग हैं, नीतीश कुमार अपने लोग हैं, मायावती लड़ाई, मतलब ऐसा मतलब माहौल तैयार हो रहा है। क्या करे करमलाल जी, क्या करना चाहिए बताइए? सर, मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, हाँ फिर भी हम लोग का काम नहीं हो रहा है। जी। तो हम लोग अभी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम्म, क्या है कि अभी उनका शासन है। हम्म, और हम लोग अभी हमारी आवाज को भी दबा दिया जाता है। हम्म, बहुत सारी घटनाएं घट रहे हैं, इतना वो हल्ला हो रहा है, धरना प्रदर्शन रहा है, उसका कोई परिणाम कुछ नहीं निकल रहा है। जैसे हम लोग किसान आंदोलन की लेते हैं, हम्म, किसान आंदोलन आज मैंने कि कितने दिन से बैठे हैं, जी। लेकिन उस पर केंद्र सरकार ले रही है ना, राज्य सरकार भी अपना आवाज उठा रहे हैं, जो हम्म, उनकी मांग को पूरा किया जाए। हम्म, तो एक ही उपाय है कि जो हम लोग, हमारे जो बहुजन उसमें विधायक हैं, मंत्री है, हम्म, उनको हम लोग बताएं अपना दर्द, और वे लोग को समझाएं, हमारा इतिहास उनको पढ़ने के लिए बोला जाए। जो हम अपना इतिहास को खो रहे हैं, इतिहास में जानते ही नहीं है, तो हमारे समस्या का समाधान कैसे करेंगे? हम्म। वो तो अच्छा, सोच एक रहे चीज हैं कि और जब हम करमलाल जी आपको रोकना चाहेंगे, एक चीज और हम आपसे पूछना चाहते हैं यहाँ पे, कि एक तो जो विधायक है या जो हमारे लोग हैं, समाज का अगर दबाव तैयार किया जाए, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी अगर एक प्लेटफॉर्म में आ जाए, जैसे मैंने देखा है झारखंड में
कोई कुशवाहा महासभा चला रहा है, कोई दलित समाज चला रहा है, मतलब ये चला रहे हैं लोग, कोई यादव महासभा चला रहा है। तो हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अगर एक प्लेटफॉर्म पे हम आते हैं सामाजिक रूप से, तो क्या ये दबाव नहीं बनेगा उन पर कि लोग समाज इकट्ठा हो रहे हैं, इनकी बात सुननी होगी? जी कर्मलाल जी। यदि हम लोग सभी मिलकर आंदोलन करेंगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग एकता हो जाएंगे तो एकता ऐसा ही चीज है कि उनको भी अगले बार मुख्यमंत्री बनना है, उनको भी इलेक्शन लड़ना है, तो उसको एहसास हो जाएगा कि अब अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम जनता हमको नकार देगी, और उनको तो सत्ता बनना है। अगर जनता नकार कर देगी तो तुरंत उनका कुर्सी चला जाएगा, विधायक भी चले जाएंगे, विधायक भी नहीं रहेंगे। तो अगर दबाव जनता का है तो जरूर से जरूर वो काम करेंगे। जी जी, धन्यवाद आपका करमलाल जी। और हम अभी बात करेंगे, प्रदीप जी के पास आते हैं। प्रदीप जी, आप बताइए क्या समाधान क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए लोग? एक तो दो बात बताइए, एक तो जनता को क्या करना चाहिए, और फिर जो पार्टी है उनको मतलब क्या करना चाहिए? जी प्रदीप जी। सर आपका आवाज क्लियर सर नहीं आ पाता है हाँ, मेरे पास अभी आने के अभी बाद। अभी एक जा बार रही है, और। अभी जा रही है। हाँ सर आ रहे, हाँ, आ रही आप है। बताइए समाधान बताइए, क्या है समाधान? समाधान बताइए। हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, जो सांसद, विधायक, मंत्री या जो भी बनता है हमारे समाज से ही बनता है, और हमारे समाज के ताकत से ही बनता है, ना कि 15 के ताकत से। लेकिन हमारा समाज, इसके पहले दीपक जी कहे थे कि हमारे लोग मांस मदिरा में बिक जाते हैं, लोगों के झंडे होने में है से अपना समय बिता देते हैं। ये सब कारण कहाँ से पैदा होती है? ये सब कारण है से अशिक्षा है। अशिक्षित होने के कारण हमारे समाज के लोग सिर्फ वर्तमान को देखते हैं, वर्तमान को ही झांकते हैं, वर्तमान ही नजर आता है। बहुत से वो लोग देख ही नहीं पाते, बहुत से क्या नजरिया उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता कि हमारा समाज आज तो किसी दूसरे पार्टी का झंडा ढोने से हो जाएगा, चल जाएगा। मांस मदिरा कुछ मिल गया, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, जितना दिन तक ऐसे चला, चल जाएगा। लेकिन यही चीज है से बहुत से नहीं नजर आ पाता है, और बहुत से नहीं नजर आने के कारण लोग है से अपना ताकत को ऐसे हाथों में दे देते हैं जो कि दलाल भड़वे होते हैं, जो हमारे समाज का वो गद्दार होते हैं, गद्दार होते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आता कि मैं कैसे लोगों को अपना ताकत है से दे रहा हूँ, अपना मत दे रहा हूँ, अपना वोट दे रहा हूँ। वे बस इतना ही समझते हैं, इतना ही जानते हैं, इतनी ही प्रलोभन उन्हें मिलती है कि यदि मैं सांसद बना, मैं विधायक बना, तो मैं आपको ऐसे गली में सी रोड बनवा दूंगा, कलौनी दिवा दूंगा, वृद्धा पेंशन दिवा दूंगा। इतने ही ऐसे ख्वाब दिखा करके लोगों की ऐसे वोट एकत्रित कर लेते हैं। और इसमें जो बड़े पार्टी के लोग हैं, बड़े पार्टी लोग तो बहुत चालाकी से हमारे दलालों को चयनित करके हमारे पास भेजते हैं कि तुम सबसे बहुत बड़ा का दलाल हो, एजेंट हो, तुम ही इन लोगों को हैंडल कर सकते हो। वह हमारे पास हैंडल करने तो आता है, लेकिन हमारे समाज के लोग उन्हें समझ नहीं पाते और कहते हैं कि हमारे बहुत बड़ा नेता है, अन्नदाता नेता है, हमारे बहुत दुख सुख में हाथ बटाने वाला,
हर समय हमारे सुख सुख दुख को अपने हमारे साथ साझा करने वाला व्यक्ति आ गया है। यही बात है से लोग देखते हैं, समझते हैं और लोग क्षेत्रवाद पर ऐसा आ जाते हैं। क्षेत्रवाद आने के कारण क्या है कि हाँ फलाने स्थान के तो ही है, यहाँ से कितना दूरी पर है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100-150 रुपया भाड़ा लगा करके पहुंच जाएंगे, जो कि अपना सबसे बड़ा वो नेता मानते समझ लेते हैं। लेकिन वह हमारा नेता तो होता नहीं है, वह किसी दूसरे का चाटुकार होता है, वह किसी का दलाल होता है। वह हम लोगों को इस प्रकार से, वह हमारे समाज को वह इस प्रकार से बेचता है जैसे लोग ऐसे भेड़ को भेड़दार बेच देता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। जी जी सही। और हमें इसी प्रकार से हमारे समाजों को वह लोग ऐसे बेच देता है क्योंकि पता नहीं चलता है। तो इन लोगों को सबक सिखाने के लिए हम 85 को आगे आना होगा, हम अपने समाज को शिक्षित करना होगा। और हमारे समाज में जितने भी नवयुवक संगठन के लोग हैं, अभी नए नए युवा वर्ग हैं, उन लोगों को फुले, अम्बेडकर, पेरियार, इन सभी लोगों के जीवनी को बताना होगा और लोगों में मन तन से लगना होगा और युवकों को इस प्रकार से मोटिवेशन करना होगा कि वह ऐसे अपना जिंदगी के बारे में सोचे कि हमारा आने वाला समय कैसा हो। वह पिछली जिंदगी के बारे में तो वह देख ही चुका होगा। वह समाज को जब से जन्म लिया है तब से अपने समाज को देखती आ रहा है, लेकिन वह समाज तक ही सीमित है। समाज से अलग हट करके उन्हें बताने की आवश्यकता है हम बहुजनों को, और हम अपने समाज को प्रेरित करके, संगठित करके ही हम इन लोगों से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं और हमारी सत्ता तभी आ सकती है। जी जी बहुत बहुत आपने बहुत बड़ा बीड़ा का मतलब बात किया। मतलब समाज को समझाना, जागृत करना, महापुरुषों को बताना, बहुत बड़ी बीड़ा की आपने बात की। मतलब ये साधारण बात नहीं है। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत आभार। और लोगों को भी आगाह किया कि आप देखिए आपके सामने कौन आ रहा है, कौन आपके हित की बात कर रहा है और क्या वो करने का प्रयास कर रहा है। क्या चुनाव के समय में जो लोग दिखाई देते हैं, क्या फिर वो आपके दुख दर्द में साथ देने के लिए या पूछने के लिए आते हैं? कि ये समझिए 5 साल का बात है, एक बार आप वोट देते हैं, फिर वो वोट जो है कितना अमूल्य है ये आप समझ नहीं सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी, बहुत बहुत आभार आपका। फिर हम आपसे अगले बार फिर चर्चा होगी, फिर आपसे हम और बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। अभी हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीपक जी जुड़े हुए हैं। दीपक जी आप हमें बताइए, आपको चूंकि चोट भी लगा है हाथ में, लेकिन फिर भी आप हम समय दिया आपने, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप चोटिल होते हुए भी आपने ये चाहा कि नहीं, ये सामाजिक जो मूवमेंट है, जो लोगों को बताना है, लोगों को जागृत करना है, इसको आपने प्रायोरिटी दिया। लोग छोटी छोटी बहाना बना के लोग जो है मतलब छोड़ देते हैं कि हम बीमार हैं, सर्दी हुआ है, मतलब ये है। लेकिन आपके हाथ में चोट है, हाथ टूटा हुआ है, बैंडेज लगा हुआ है, फिर भी आप हमारे साथ हैं। दीपक जी हम आपसे अंतिम जो कार्यक्रम है हमारा अंतिम पड़ाव में है, आप दर्शकों को, समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी दीपक जी। सर सबसे पहले तो मैसेज, ये तो समस्या का सर समाधान हम लोग को करना जरूरत है, क्योंकि ये समस्या है, समाधान हमें को निकालना होगा, क्योंकि फायदा तो हमें को है और समाज को फायदा है, तो इसलिए संघर्ष तो पूरा मिलके करना होगा। आज कम है, धीरे धीरे और भी बढ़ेंगे। तो सर इसमें बाबा साहब के 3 बात याद आती है। जी जी। पहला तो सर कि शिक्षित करो, संगठित रहो और संघर्ष करो। राइट। ये सर समस्या के निदान में हमारी ये तीनों पहलू काम आएंगे। दूसरी बात आती है सर कि हमारी जो पार्टी है सर, मूल निवासियों की जो पार्टी है, वो सर क्षेत्रीय और ग्रामीण लेवल की पार्टी है, राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होनी चाहिए। तभी सर हमें इस समस्या को निजात पा सकते हैं। तीसरा बात आता है सर कि
हमारे समाज के हर एक लोगों को, जो हमारे तमाम महापुरुषों हुए हैं, फूले अम्बेडकर की सारे विचारधाराओं को, उसके जीवनी को पढ़ना होगा, समझना होगा, लोगों को समझाना होगा, ताकि पता चले कि हमें किस तरह से कैसे कैसे कठिन परिस्थितियों में गुजर के हम यहाँ तक आए हैं और हमें कुछ अधिकार मिला है और कुछ वंचित रह गया है जो हमारे संविधान में मिला है उसे भी लूटा जा रहा है। वो सारी बातों को बताना होगा, तभी जाके ये आगे आ सकता है। और तीसरी है सर, दूसरी बात यही है कि फूले और अम्बेडकर जो विचारधारा है सर, लोगों को बताना होगा कि वो समाज को किस राह पे ले गए थे, उसी राह पे हमको लेके जाना होगा। लोगों को, भटके हुए लोगों को राह दिखाने की जरूरत है जी। उसे असलियत क्या है हमारी समाज को, वो बताना होगा, तभी जाके सर जो भी हमारे ST SC OBC जो माइनॉरिटी क्लास के जो लोग हैं, तभी उन लोगों को विकास हो सकता है। और सर मैं मैसेज लोगों को यही देना चाहता हूं कि बुद्धिजीवी लोग जो भी है, हमारे जो बामसेप का अधिकारी है, वो काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। हर किसी को मेहनत की जरूरत है। और सर हर किसी के घर में एक संविधान का बुक होना जरूरी है, ताकि लोग समझे कि हमारी नीति क्या है, हमारी जो अधिकार क्या है, वो सारी को समझे। और सर कॉलेज और ये स्कूलों में जो बात चलती है सर, लोग, बच्चे आज हमारे महापुरुषों को जीवनी क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उन्हें कभी पढ़ाया लिखाया बताया नहीं जाता है, और कहीं ये चर्चा सर कहीं ऐसे कहीं होता ही नहीं है। और सारी विषयों का चर्चा होता है और सारी बातें निकलती है, चलते भूलते उठते बैठते हर लेवल पे कहीं ना कहीं एक नासमझ लोग भी बोल जाते हैं किसी और की पार्टी के बड़ाई या फिर और भी सारी बातें बोल जाते हैं, पर इस विषय पे, इस मुद्दा पे चर्चा नहीं कर पाते हैं। कमी इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता नहीं है सर। स्कूल और कॉलेजों में अगर अम्बेडकर की जो भी हमारी जो जीवनी है, जैसे कि और भी नेता लोग हुए जो हमारे देश को आजाद कराए, जो भ्रष्ट नेता है, हमारे जो अधिकार छीने, हम अंग्रेजों गुलामों को गुलाम थे, उसकी आज हमारी जो अंग्रेजों गुलाम थे और उसकी गुलाम हम लोग हैं, लेकिन जो अंग्रेज को गुलाम है उसका लोग बड़ाई करते आ रहे हैं क्योंकि उसके बारे में लोग पढ़े हैं, लोग जाने हैं, और हमारी जो समाज के लोग हैं उनके बारे में कोई जाना नहीं है। तो जाहिर सी बात है सर, जो पढ़े लिखेंगे तो वही बात को समझेंगे। तो किताबों, स्कूलों और कॉलेजों में ये हमारी महापुरुषों की भी चर्चा हो, जैसे और किसी की चर्चा होता है। लोग गांधी जी को भक्त मानते हैं, उनको लोग बहुत सराहने देते हैं, लेकिन क्या वो किए नहीं किए, वो उनसे तो बड़ा हमारे अम्बेडकर साहब, जिनका टक्कर में लेवल में आज तक धरती पे कोई आया नहीं, जो हमारे मिला। पहले तो वो गुरु थे ही, लेकिन आज भी जब तक ये रहेगा, सृष्टि जब तक रहेगा तब तक उनको कोई भूल नहीं पाएंगे। तो उनको सबको भूल नहीं पाएंगे, इसलिए अगर ऐसा स्थिति रहा सर तो एक दिन लोग उससे भूल जाएंगे। उनको याद रखने के लिए सर कॉलेजों स्कूलों में बुक्स बहुत जरूरी है। हमारे जो महापुरुषों हैं उन लोग को कम से कम हर एक कॉलेज स्कूल में एक चैप्टर तो होना ही चाहिए, ताकि लोग बच्चे से संगठित हुए, शिक्षित हुए और समझे कि क्या हुआ न हुआ से। इसे सर लाना, लागू करना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम 85 बनेंगे। वरना लोग तो आज बिकने के लिए सर कदम कदम पे बिक जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि लोग बिक जाते हैं सर। बिकने ना बिके, अगर किसी को भी अपनी दादा पुरखों की अगर बातें याद रखेगी, अगर चोट खाए हैं तो उनकी अगर बात याद आएगी तो एक बार खून जरूर खोलेगा सर। तो ये सब हमें याद रहनी चाहिए, स्कूलों कॉलेज में सब मिलनी चाहिए, ताकि बचपन से ही लोग पढ़े। घरों में संविधान का किताब होनी चाहिए, तभी जाके मिलजुल के सब हम लोग इकट्ठित होंगे और बहुत जल्दी इसका अगला कदम और रोल हम लोग को अच्छा होगा और हम 85 को अधिकार मिल पाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, बहुत बड़ी बात आपने कही, सही बात आपने कही। मैंने आपकी बात से अवलोकन किया कि क्या झारखंड में जो सिलेबस चलता है उसमें बिरसा मुंडा का पहले पेज में है क्या अध्याय? नहीं है, लोग नहीं जानते उनके आंदोलन को। बहुत बड़ी बात आपने कही। वैसे ही पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर, फूले साहब, लल्ले सिंह यादव, बहुत सारे लोग हैं, पेरियार है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े हुए हैं, बामसेप से जो लोग जुड़े हुए हैं, बामसेप का एक प्रभाव है आज के डेट में कि बहुत लोग इसको समझ पाए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है, विशेषकर वो जो बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, चाहे शेड्यूल कास्ट है, चाहे शेड्यूल ट्राइब, चाहे ओबीसी वर्ग के जहां भी मुख्यमंत्री हैं, उनको अपने महापुरुषों को अध्याय में लगा देना चाहिए, ताकि पीढ़ी के लोग
उसी तरह से तैयार हो जैसे सामाजिक आंदोलन तैयार है। एक तो ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही। दूसरी जो आपने बात कही कि संविधान की प्रतियां हर लोगों के घर में होनी चाहिए। हाँ, लोग रामायण महाभारत गीता रखते, इतने सालों से रखे कुछ नहीं हुआ, संविधान लागू हुआ, हम सुखी संपन्न हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो संविधान जो है हमें रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी, बहुत ही मतलब मुझे बहुत संतुष्टि हुई जो आज जो चर्चा हुआ। आज मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा था, वास्तव में आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ बात। मैं अक्सर में धनबाद और जमशेदपुर या फिर जो जिसको माना जाता है कि भाई वहां के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और बड़ा बड़ा शहर है और लोग बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे आज बहुत संतुष्टि हुई कि मतलब लातेहार में आप लोग बता रहे थे जुड़ने के समय में कि सर इंटरनेट का प्रॉब्लम है। सोचिए, है हम साइनिंग इंडिया खूब बाहर अपना बखान कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, और हम लोगों को एक इंटरनेट की सुविधा जो प्रॉपर है वो नहीं दे पा रहे, जबकि पैसा ले रहे हैं हमारे वहां। सोचिए, लेकिन फिर भी वहां के लोग इतने इतने बुद्धिजीवी हैं, ये बात सोच रहे हैं, समाज का हित सोच रहे हैं। बड़ा मैसेज एमबीएन के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्टों का, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सोचिए कि हमारा क्या दायित्व है, जो लोग कह रहे कॉमन मैन क्या सोच रहा है, ये सोचने की जरूरत है। कितनी बड़ी क्रांति का नींव भारत में रखा जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। जरूर आज न कल 21वीं जो सदी होगी वो बहुजन समाज की होगी, मूल निवासी बहुजन समाज की होगी। हम बढ़ रहे हैं, हम खड़े नहीं है। जो विषय है उसका खंडन हुआ, मूल निवासी बहुजन आंदोलन बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार जी हमारे साथ थे और दीपक कुमार यादव जी थे और करमलाल उरांव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। एमबीएन न्यूज नेटवर्क 7 से 8 बजे का कार्यक्रम चलाता है प्रतिदिन, और अभी हमारा जो पैनल डिस्कशन है अलग अलग जिलों का है, विद्वान वक्ताओं को हम शामिल करते हैं। इसलिए सबसे अपील है कि आप इस कार्यक्रम को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिलहाल फेसबुक में आप देखिए, और बस कार्यक्रम खत्म होते ही आप इसको यूट्यूब में भी अभी देख पाएंगे। 6 जुलाई से फिर आप यूट्यूब में भी साथ साथ लाइव देख पाएंगे। तो अभी इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, फिर यूट्यूब के भी लिंक को आप शेयर कीजिए, और एमबीएन न्यूज नेटवर्क जो यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो दबाना है उसको मत भूलिए मत। और झारखंड में अधिकतर जितने भी आपके पड़ोस आस पड़ोस के लोग हैं, सभी दर्शकों से अपील है, जितने भी आपके रिलेटिव है, जितने भी आपके दोस्त है, जितने आपके संगठन है, आप उन तक पहुंचाइए। और भारत का अंतिम व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये सरकार तक हमको पहुंचाना है। बहुत बहुत आभार तीनों पैनलिस्टों का। हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और फिर हम मिलेंगे कल इसी तरह संध्या 7 बजे। तब तक के लिए जय संविधान, जय भारत। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मुरली जी।